जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोपाल दीवानी में। आज हम वृंदावन निवासी चंदन की एक सत्य घटना से आधारित आपको एक कथा सुनाने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अच्छी कथाएं समय समय पर आपको सुनने को मिलती रहे। आइए कथा आरंभ करते हैं। श्री वृंदावन की ब्रज भूमि में रहने वाला चंदन अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। दिन भर वो ब्रज में रजपोट में लोटपोट रहता था। अपने सखाओं के साथ हठकेलियां करता और सखाओं के साथ गैया चराने जाता था। शाम होने पर यमुना जी में स्नान करके वापस घर आकर माँ बाप के चरण छूकर प्रसादी पाता। यही उसकी दिनचर्या थी। चंदन ने धीरे धीरे ठाकुर जी के प्रति सखी भाव जागृत होने लगा। अब वह ठाकुर जी की सखियों की तरह चलता। कभी कभी सर पर चुनरी ओढ़ता तो कभी कभी आंखों में काजल लगा लेता। एक दिन उनके मामा जो कि बनारस के रहने वाले थे वृंदावन आए। जब उन्होंने चंदन को सखी भाव में देखा तो हैरान होकर चंदन की माँ से बोले कि चंदन तो आपका इकलौता बेटा है, इसे थोड़ा पढ़ा लिखा लो ताकि कुछ काबिल बने। और चंदन के माता पिता उसके मामा की यह बात सुनकर सोचने लगे कि हाँ, कह तो ठीक रहे हो। उन्होंने चंदन को अपने मामा के साथ शहर पढ़ने के लिए भेज दिया। शहर में पहले तो चंदन का मन नहीं लगा, लेकिन धीरे धीरे उसका मन वहाँ पर लग गया। बड़े अच्छे से पढ़ाई करने लगा। चंदन अब बड़ा होने लगा। चंदन चाहे शहर में रहकर वहाँ का रच बस गया था, लेकिन उसके अंदर ब्रज रज का रस भी कूट कूट कर प्रत्येक रोम रोम में बसा हुआ था, जो कि उसे कभी भी ब्रज से दूरी महसूस नहीं करवाता था। इसलिए वह अपने आप को वहाँ अकेला नहीं समझता था, क्योंकि वह अपने अंदर ही पूरे आनंद में रहता था। चंदन की कक्षा में एक छात्रा उसकी सखा बन गई, जिसका नाम ललिता था। ललिता के माता पिता का बचपन में स्वर्गवास हो चुका था। वह अपने नाना नानी के साथ रहती थी और वह बहुत ही सीधी सादी लड़की थी। चंदन और ललिता की खूब बनती थी। स्कूल खत्म होते ही दोनों इकट्ठे ही आगे की पढ़ाई करने के लिए कॉलेज के प्रवेश हुए। वहाँ पर इकट्ठे पढ़े चंदन की पढ़ाई अब खत्म हो चुकी थी। अब वह वृंदावन जाने के लिए तैयार तो हुआ, पर उसने ललिता को कहा कि क्या तुम मेरे साथ वृंदावन धाम चलोगी? तो ललिता ने अपने नाना नानी की आज्ञा लेकर चंदन के साथ जाना स्वीकार किया। जब चंदन अपने मामा जी के साथ विदा लेकर वृंदावन धाम पहुंचा तो वृंदावन में कदम रखते ही चंदन के तो हाव भाव ही बदल गई। वह एकदम से सखी भाव में आ गया। उसकी चाल नर्क से नारी जैसी हो गई। वह अपनी कमर में हाथ रखकर चलने लगा। अचानक ही उसकी चाल में आए परिवर्तन से ललिता हैरान होकर उसको देखती रही, लेकिन वह कुछ भी नहीं बोली। अब चंदन अपने घर पहुंच चुका था। घर आकर उसने अपने माता पिता के चरण छुए और ललिता के बारे में उनको बताया। ललिता की सुंदरता और सादगी को देखकर चंदन के माता पिता बहुत ही प्रसन्न हुए। काफी दिन हो चुके थे और ललिता को वृंदावन में आए हुए। उसने चंदन से जाने की आज्ञा मांगी तो चंदन ने अचानक ही उससे कहा कि क्या तुम मेरी जीवन संगिनी बनोगी? अचानक से यह सुनकर ललिता घबरा गई और लज्जा सी हो गई और उसने मुस्कुराकर हामी भर दी। अब उन दोनों की शादी बड़े ही धूमधाम से संपन्न हो गई, लेकिन ललिता को कभी कभी चंदन का व्यवहार अजीब सा लगता था। चंदन कभी कभी तो अपनी आंखों में काजल लगाकर सर पर चुनरी ओढ़कर कमर पर हाथ रखकर न जाने कौन सा नृत्य करता रहता और किसको रिझाता रहता। ललिता को भी यह सब समझ में नहीं आता। एक दिन उसने पूछा कि आप कभी कभी ऐसा रूप क्यों धारण कर लेते हो? तो चंदन मुस्कुराकर उसकी तरफ देखने लगा। उसने तभी ही मन में निश्चय कर लिया कि प्रिय, तुम सुबह तैयार हो जाना, मुझे तुम्हें कहीं पर लेकर जाना है। ललिता को कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन पति की आज्ञा को मानकर वह सुबह जल्दी उठकर तैयार हो गई। चंदन उसको बरसाना धाम ले गया और किशोरी जी के निज महल में आकर उसने पाँव में घुंघरू बांधकर आंखों में काजल लगा और कमर पर
चुनरी बांधकर नृत्य करना शुरू कर दिया। ललिता को यह सब देखकर हैरानी हो रही थी अचानक से कि चंदन को हो क्या गया है। वह तो बस अपनी ही धुन में किशोरी जी के आगे नृत्य करता जा रहा था। उसका नृत्य इतना मंत्र मुग्ध करने वाला था कि वहां पर आए सभी भक्तजन ठिठक कर उसके नृत्य का आनंद ले रहे थे। बाहर से कभी कभी पवन का एक झोंका आकर चंदन के नृत्य का आनंद ले जाता, तो कभी कभी सूरज की किरणें अंदर आकर चंदन के पैरों में बजते हुए नुपुर से निकली राधे की धवनी को सुनकर आनंदित हो जाती। जब चंदन थोड़ा सा शांत हुआ तो ललिता को बताया कि यह हमारी लाडली सरकार है, इनको नमन करो। ललिता को तब भी कुछ भी समझ नहीं आया। अभी भी असमझ में किशोरी जी को प्रणाम करके वह वापस वृंदावन धाम आ गए। दूसरी ओर उसी शाम ठाकुर जी और किशोरी जी यमुना जी में नौका विहार करने के लिए निकले। नौका विहार बहुत ही सुंदर तरीके से सजी हुई थी। नौका के चारों ओर कमल और मोगरे के फूल लगे हुए थे। नौका में ठाकुर जी और किशोर जी आमने सामने बैठकर एक दूसरे के रूप का रसपान कर रहे थे और उनके पीछे बैठी एक सखी हाथ में पतवार को लिए नौका को चला रही थी। तभी अचानक से सखी के हाथ में से पतवार छूटकर यमुना में चली गई। वो घबरा सी गई और घबराहट के कारण अपने पैरों से नाखून की बुका भूमि वो कुरेदने लगी। तभी अचानक से ठाकुर जी का ध्यान पीछे बैठी सखा पर पड़ा और बोले, अरे सखा, इतनी घबराई क्यों हुई हो? उसने हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से, कन्हैया मेरे पतवार यमुना में गिर गई है। तो ठाकुर जी मुस्कुराकर बोले, इसमें घबराने की क्या बात है? और आंखों ही आंखों में उन्होंने किशोरी जी को कुछ इशारा किया। अब एक तरफ किशोरी जी ने, दूसरी तरफ से ठाकुर जी ने अपने हाथ में यमुना जी में डाल दिया और वह दोनों अपने दोनों हाथों से पतवार की तरह चलाने लगे। झुकने के कारण किशोरी जी के सर पर ओढ़ी हुई चुनरी यमुना जी में भीग रही थी और दूसरी तरफ ठाकुर जी का गले में पड़ा हुआ पीताम्बर यमुना जी में भीग रहा था। हाथों में पीताम्बर और चुनरी पर लगा इत्र यमुना जी में घुल मिल गया था और ठाकुर जी और किशोरी जी अपने हाथों में उस नाव को किनारे पर लेकर आए। अगले दिन ललिता की सास और ससुर चंदन के मामा के यहाँ कुछ काम के लिए चले गए। अब घर में ललिता और चंदन अकेले थे। चंदन सुबह ही सुबह अपने काम पर चला गया और ललिता हाथ में मटकी में लेकर यमुना जी में जल भरकर ले आई। आज घर पर कोई भी नहीं था, इसलिए जब ललिता ने मटकी में से जल को थोड़ा सा पिया तो उसने इतनी सुंदर इत्र की खुशबू को महसूस करके वह बहुत ही प्रसन्नता से भर गई। धीरे धीरे उसने उस मटकी में से काफी जल पी लिया। जब थोड़ा सा जल शेष बचा तो उसका ध्यान मटकी पे पड़ा तो क्या देखती है कि नौका पर बैठकर विहार करते हुए किशोरी जी और लाल जी नजर आ रहे हैं। ललिता घबरा कर दीवार के सहारे टेक लगाकर खड़ी हो गई। उसमें कुछ भी सूझबूझ नहीं रही। उसने मटकी से पानी पिया हुआ जल धीरे धीरे से अब उसके पूरे शरीर में फैल गया और उसकी आंखों में न जाने कैसे अश्रुधारा बहने लगी। इतने में ही चंदन बाहर से आया और अपनी पत्नी की ऐसी दशा देखकर उसने पूछा कि प्रिय क्या हुआ? ललिता के मुख से भी कुछ भी नहीं निकल रहा था, परंतु उसके होठ कुछ कहने के लिए फड़फड़ा रहे थे। सांस जोर जोर से चल रही थी, आंखों की पलकें हिल नहीं रही थी। चंदन ने जब उसे झिंझोड़कर बार बार पूछा तो उसने मटकी की तरफ इशारा किया। चंदन ने जब मटकी की तरफ देखा तो उसको भी मटकी में ठाकुर जी और किशोर जी की निकाह विहार की छवि दिखाई दी और उसने झूम झूम कर नाचना शुरू कर दिया और ललिता को पकड़कर खींचकर जोर से अपने अंक में भींच लिया और कहने लगा, अरे प्रिय, आज तूने ब्रज ने स्वीकार कर लिया। आज तुझे मेरे श्यामा श्याम जी ने स्वीकार कर लिया है। ललिता कुछ समझ ही नहीं पा रही थी और चंदन की तरफ देखती ही जा रही थी। तो चंदन ने उसे समझाते हुए कहा कि तुमने कोई पुण्य कर्म किए थे जो तुमने ब्रज में कदम रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, लेकिन
ब्रज में कदम रखकर तुम्हें सुख प्राप्त हो रहा था, लेकिन उस सुख को आनंद में बदलने के लिए तुझे किशोरी जी की आज्ञा की प्राप्ति जरूरी थी। इसलिए मैं तुम्हें बरसाना धाम ले गया था, ताकि तुझे भी वहाँ किशोरी जी का आशीर्वाद प्राप्त हो। और यह उन्हीं की कृपा की प्राप्ति है जो आज तुम्हें ठाकुर जी और किशोर जी के नौका विहार के दर्शन इस मटकी में प्राप्त हुए हैं, क्योंकि आज तुझे ठाकुर जी और किशोरी जी ने अपना लिया है। जो यमुना का जल धीरे धीरे तुम्हारे शरीर में प्रवेश हुआ था, वह ठाकुर जी और किशोरी जी की कृपा से छलनी से उसके पाप नीचे बैठ गए थे और अब तुम्हें पुण्य कर्म के ऊपर थे। इसलिए ललिता को इस आनंद की प्राप्ति हो चुकी थी। ब्रज में तो हर कोई आता जाता रहता है और उसको सुख की प्राप्ति होती रहती है, लेकिन जिस पर ठाकुर जी व किशोरी जी की कृपा हो, उसको सुख को साथ साथ ठाकुर जी के आनंद की भी प्राप्ति होती है। इसलिए हमें ठाकुर जी के मीठे आनंद की भी प्राप्ति का रोम रोम प्रवेश करवा के उस आनंद से प्राप्त प्रेम की मृत तृष्णा को इतना बढ़ाए कि वह प्रेम आंखों में निकलने वाले नमकीन अश्रुओं के द्वारा बहकर ठाकुर जी और किशोरी जी को मीठी कृपा की सरोवर हो सके। तो ये थी चंदन के जीवन की जीवन गाथा। आप सभी को कथा कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें।